Hello students, good morning to all of you. Welcome back to Siddhi Education YouTube channel. I am Prem Kumar Pandey, your English teacher. In last video, I have discussed on present indefinite tense, rule number 4, double interrogative sentence, and I have also discussed about some other interrogative words like how much, how many, how often, how long, etc. Today I am going to discuss about present continuous tense. Present continuous tense. यहाँ पे ध्यान देंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को मैंने बताया था उसके फर्स्ट वीडियो में, जो पहली वीडियो उसमें जो आप लोगों को मैंने बनाया है, तो उसमें इंडेफिनिट का मैंने इस प्रकार से अर्थ बताया था कि चूँकि इस टेंस में वर्क होने का आभास तो होता है, वर्क होने का ज्ञान तो होता है, कोई भी एक्शन या एक्टिविटीज़ का वहाँ पे पता तो चल रहा है, लेकिन उसमें ये नहीं क्लियर हो पाता है कि जो सब्जेक्ट है उस वर्क को कब कर रहा है। सिर्फ ये पता चलता है, सिर्फ ये जानकारी मिलती है कि वर्क किया जा रहा है। जैसे सीमा विद्यालय जाती है, मैं सदा सत्य बोलता हूँ, बच्चे हमेशा शरारत करते हैं। इस तरह की सेंटेंस ये तो क्लियर हो रहा है कि ये चीज़ें हैं उसमें सब्जेक्ट में, लेकिन ये कार्य वो करता है, लेकिन वो कब करता है, इसलिए कार्य के होने का जो टाइम है इसमें बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इंडेफिनिट, अनिश्चित वर्तमान काल, उसका क्या नाम था, अनिश्चित वर्तमान काल। और यहाँ पे कंटिन्यूअस, तो इसमें कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस यहाँ पे बताया है, नाम है इसका। तो कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि जो भी एक्टिविटीज जो और एक्शन है जो सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है वो कंटिन्यूअस रहता है। वो जो है हमारे आंखों के सामने जब हम उसको देख रहे होते हैं सब्जेक्ट को, उस स्टेज में, उस सिचुएशन में वो उस कार्य में संलग्न रहता है, यानी कार्य चल रहा होता है। द वर्क इज गोइंग ऑन, द एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन। सो यहाँ पे वर्क पूरा नहीं हुआ, वर्क अभी कुछ हुआ है और कुछ होने को बाकी है, इसलिए इसको यदि हम कह दें कि ये अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कंटिन्यूअस का यहाँ पे सेंस है अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि ये एक्टिविटीज को, एक्शन को, वर्क को ये अपूर्ण अवस्था में व्यक्त करता है, इसलिए इसको अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। तो संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इसमें रूल नंबर 1 बता रहे हैं। रूल नंबर 1 में ये है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 1 है अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 1 में ये आपको हम बता रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी डिक्लेरेटिव पॉजिटिव। डिक्लेरेटिव पॉजिटिव ये है, इसमें कोई भी जो एक्शन या एक्टिविटीज एक्सप्रेस्ड बाय एनी सब्जेक्ट इज शोज ओनली इन पॉजिटिव फॉर्म, केवल पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ पे इसको व्यक्त किया जाता है। तो अब यहाँ पे रूल नंबर 1 को हम देखते हैं। रूल नंबर 1 में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है ये। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कैसे बनता है इसमें, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस
MVING, यहाँ पे ING यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है। अब यहाँ पे AMR मैंने लिखा है, तो यहाँ पे देखिए इस सब्जेक्ट को हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, केवल आई के साथ एम यूज करेंगे। यदि यहाँ पे आई होगा तो एम यूज होगा। यदि यहाँ पे सिंगुलर भी नहीं है, आई भी नहीं है, सिंगुलर भी नहीं है और आई भी नहीं है, तो प्लूरल में यदि है उस सिचुएशन में हम आर यूज करेंगे। यानी ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हो गया। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए सविता अपना कार्य कर रही है। सविता अपना कार्य कर रही है, तो सविता यहाँ पे सब्जेक्ट है। सविता इज, यहाँ पे सविता सिंगुलर है, तो दूसरे नंबर पे हम इज लिखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। सविता इज कर रही है। MV डूइंग, DOING डूइंग अपना वर्क, डूइंग हर वर्क। सविता है, फेमिनिन जेंडर है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हर होगा। डूइंग हर वर्क, ये आपका हो गया। यदि यहाँ पे ऐसे हो, गीता बाग से फूल तोड़ रही है। बाग से फूल तोड़ रही है। और यहाँ पे देखेंगे गीता, सविता, गीता, यहाँ पे गीता भी सिंगुलर में है। गीता सिंगुलर में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इज होगा। इज तोड़ रही है, तोड़ने की अंग्रेजी प्लग होता है, तोड़ने की अंग्रेजी ब्रेक भी होता है, लेकिन ब्रेक यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, क्योंकि जहाँ पे चुनने का सेंस हो वहाँ पे प्लग यूज होता है। तो फूल को हम तोड़ते हैं तो केवल फूल से मतलब रखते हैं, ना कि उसकी डाली से। तोड़ने का सेंस का मतलब जैसे किसी के रूप को, किसी के शेप को बिगाड़ना, नष्ट करना, नुकसान करना, ये ब्रेक का सेंस होगा। प्लग का सेंस क्या होगा? चुनना। यानी कि जैसे पत्ती, हम मेहंदी की पत्ती तोड़ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम डाली ही तोड़ देंगे। डाली तोड़ने का तो यहाँ सेंस है नहीं, पत्ती तोड़ने का सेंस है। यानी कि चुनने में जहाँ से हम जो कोई चीज़ चुन रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसमें वो नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, हम उसको, उसकी व्यवस्था को बिगाड़ नहीं रहे हैं। बट जहाँ ब्रेक की कंडीशन आएगी, तो ब्रेक, जैसे राधा अपनी कलम तोड़ रही है, राधा अपनी कलम तोड़ रही है, तोड़ेगी तो लिखेगी कैसे? तो यहाँ पे तो उस रूप को ही बिगाड़ दी, उसके यूज को यूजलेस कर दी वो, तो यहाँ पे ब्रेक यूज होगा, लेकिन इस कंडीशन में प्लक यूज होगा। तो गीता इज प्लकिंग, क्या यूज होगा यहाँ पे? गीता इज प्लकिंग। क्या प्लकिंग? फ्लावर्स, FLOWER, फ्लावर्स। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, से यहाँ पे है, तो से, बाग से, विद्यालय से, बाजार से। हिंदी के सेंटेंस में किसी प्लेस के ठीक बाद कोई
प्लेस के ठीक बाद यदि से आया हुआ हो, उस कंडीशन में से की अंग्रेजी फ्रॉम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फ्रॉम लिखते हैं। तो जब हम किसी एक स्थान से अलग होते हैं तो इन द सेंस ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम एनी प्लेस, फ्रॉम इज यूज्ड देयर। जहाँ पे सेपरेट होने का सेंस हो, अलग होने का सेंस हो, स्थान विच्छेद होने का सेंस हो, वहाँ पे हम फ्रॉम यूज करेंगे। तो फ्रॉम कहाँ से? गार्डन, यहाँ पे गार्डन हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यदि मान लीजिए कि प्लूरल यहाँ पे आई दिया हो, जैसे मैं एक अखबार पढ़ रहा हूँ। मैं एक अखबार पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई। मैं की अंग्रेजी आई के साथ मैंने बताया है एम यूज होगा। एम का कहीं और यूज नहीं होता है। एम इज ओनली यूज्ड विथ आई। तो आई एम पढ़ रहा हूँ। तीसरे नंबर पर आप लोग आंख मूंद करके जहां जिस शब्द के साथ रहा लगा हुआ हो, यानी धातु प्लस रहा, धातु प्लस रही, रहे, ये ध्यान देना है आपको। यानी पढ़ ये धातु हो गया, रहा इसके साथ आकर के इस टेंस के सेंस को ये बता रहा है, पढ़ रहा है। आई एम रीडिंग, क्या हो गया? रीडिंग हो गया। आई एम रीडिंग क्या? व्हाट आई एम रीडिंग, व्हाट एम आई रीडिंग? और न्यूज पेपर, न्यूज पेपर, न्यूज पेपर, ये हो गया सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। एक हम प्लूरल से ले रहे हैं सेंटेंस। बच्चे यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं। अब एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे बच्चे क्या है? एक कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन से पहले आपको मैंने बता रखी है कि यहाँ पे द यूज कीजिए। आर्टिकल द यहाँ पे यूज होगा। द चिल्ड्रेन प्लूरल है ना। बच्चे यहाँ पे देखेंगे बिंदी है में जब बिंदी लगेगा तो है नासिका से उच्चारण होगा। और आप लोग हिंदी लिखते हैं तो हिंदी में सिंगुलर प्लूरल नहीं समझ में आती है। अंग्रेजी में तो ईजे मार्स सोचते हैं कि आप प्लूरल के साथ यूज हो रहा है, ईज सिंगुलर के साथ यूज हो रहा है, लेकिन जब हिंदी लिखते हैं तो यहाँ पे बिंदी लगाना भूल जाते हैं। तो बिंदी लगाना भूल जाएंगे, यहाँ पे बिंदी हटा देंगे तो है, पढ़ने में भी बेढंगा। उसके बाद अब यहाँ पे है कि अंग्रेजी तो ईज होती है, तो ये प्लूरल का सब्जेक्ट और हिंदी और इसका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आपने बना दिया। तो यहाँ पे है चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्या? व्हाट इज प्लेइंग? फुटबॉल। अब एक चीज और ध्यान दें आप लोग। अब यहाँ पे प्ले है तो सेंटेंस हमारे यहाँ सिखाने का ये मतलब नहीं कि इसको लर्न करें। इससे आप एक आइडिया ये जानने का प्रयास करें कि हम अपने से कितना सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस बनाते समय क्या क्या चाहिए वो मैंने आपको स्ट्रक्चर में लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब इस रिलेटेड टेंस से जो है आपको हेल्पिंग वर्ब भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे
यहाँ पे प्ले है, वर्ब प्ले है, तो प्ले से आप लोग जो है प्ले के आगे क्या क्या लिख सकते हैं? तो गेम्स ने भी ना लिखेंगे प्ले के आगे। जब आप प्ले यूज कर रहे हैं वर्ब में, तो उसके आगे आप लिखेंगे गेम का नाम लिखेंगे, और गेम का नाम लिखेंगे तो गेम के नाम से पहले कोई जो है वहाँ पे द यूज, वहाँ पे कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे गेम द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, लूडो, कैरम बोर्ड, कबड्डी, ये जितने भी ये गेम्स हैं, गेम्स के नेम हैं यहाँ पे यूज होंगे। अब यहाँ पे कभी कभी आप लोग यहाँ ये मिस्टेक करते हैं गेम वाले सेंटेंस में, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग अ फुटबॉल। अब यहाँ पे अ कब, आर्टिकल कब यूज होगा, अ कब यूज होगा? उस समय यूज होगा जब उसके आगे गेम के नाम से आगे मैच शब्द जुड़ा हुआ हो। जैसे यदि ऐसे सेंटेंस होता कि वे ए क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। यदि ये सिचुएशन यहाँ पे होती तो दे प्लूरल है, आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। अब वहाँ पे क्रिकेट से पहले ए यूज होगा, यानी गेम के नाम से पहले ए कब यूज हो रहा है? जब उस गेम के साथ मैच शब्द जुड़ा हुआ हो, क्रिकेट मैच, क्योंकि मैच की तो गिनती होती है। अब फुटबॉल की तो गिनती होगी नहीं, फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल खेल का नाम है, वो तो फुटबॉल बस है, अपने आप में अकेला है, वहाँ पे ए क्यों यूज होगा? लेकिन जब उसके साथ मैच जोड़ेंगे, तब मैच जोड़ने की कंडीशन में ए फुटबॉल मैच, ए क्रिकेट मैच, ए कैरम बोर्ड मैच, ये आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसके प्रति आप लोग अलर्ट रहें, और इसमें जो सेंटेंस लिखने का तरीका आप लोगों को हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए राइट से हमको सेंटेंस बनाना है, तो आप बताइए राइट से हमको बनाना है, तो राइट आप क्या क्या राइट कर सकते हैं? तो राइट क्या क्या करते हैं आप देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट का नाम राइट के आगे लिख सकते हैं। तो राइट हिंदी, राइट इंग्लिश, और क्या सब्जेक्ट, आई एम राइटिंग माई सब्जेक्ट, आई एम राइटिंग अ हिस्ट्री, अ स्टोरी, अ लेटर, एन एसे, एन आर्टिकल। यानी राइट के आगे क्या क्या लिख सकते हैं, इन चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग किताब में पढ़ते हैं तो एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं, तो बाकी अपने मन से जब सेंटेंस आपको बनाने की बारी आती है, तो उस कंडीशन में आपको वर्ड भूल जाते हैं कि मैं राइट से मैं क्या लिखूं। जैसे हम ही होमवर्क में बच्चों को वर्क देते हैं, तो उसमें जो है अब क्या करते हैं, किस तरह से होमवर्क में ट्रांसलेशन कुछ बच्चे बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम 20 सेंटेंस दे दिए, जिसमें कि 10 प्रेजेंट इंडेफिनिट से और 10 प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनाइए, तो अब उसमें आई ईट, सीमा प्ले, अब उसमें ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ये सब जोड़ने का सेंस नहीं रहता है, ये डिस्टर्ब होता है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए, जो चीज़ जब तक नहीं जानते तभी तक आप उसके प्रति अनजान है, लेकिन जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाए, इसको सेल्फ जब यूज करेंगे इसको, जैसे मान लीजिए कि राइट है, रीड है, तो रीड है, तो रीड में क्या क्या रीड करते हैं? आई रीड इंग्लिश, आई रीड हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अ न्यूज़पेपर, अ लेटर, अ नावल, एक्सेट्रा। सेंटेंस बन गया, और इस सारे टेंस में तो यूज होगा, ये थोड़े कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, तो आप लोगों का जो इंग्लिश जो राइटिंग है, ये जो अंडरस्टैंडिंग स्किल है ग्रामर का, वो काफ़ी अच्छा डेवलप होगा। और यदि इंग्लिश ग्रामर आप लोगों का डेवलप हो गया ना, तो आप जो है इंग्लिश सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक वर्ड नॉलेज और दूसरी ग्रामर नॉलेज। वर्ड हो, बहुत वर्ड भंडार हो आपके मस्तिष्क में, तो क्या मतलब है, यूज ही करने नहीं आता है। ग्रामेटिकल पोर्शन आपका वीक है, और ग्रामेटिकल पोर्शन यदि यूज
अच्छा ही है, ग्रामर आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, लेकिन वर्ड नॉलेज नहीं है, यानी दोनों चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, अब हम ये जो है इतना ही आज के वीडियो में। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि इस ज्ञान को और लोग सीख सकें, क्योंकि जितना ही इसको आप बढ़ाएंगे उतना ही आपका ज्ञान डेवलप होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।